नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। लगातार कुछ समय से स्टडी विद हरी चैनल पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की बुक्स को मैंने एक कठिन भाषा से सरल भाषा की तरफ समझाने का आप सभी के लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर की है। और लगातार आप चैनल पर ऑलरेडी जो पहला जो यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है और हम सेकंड यूनिट की पहली वीडियो भी अपने स्टडी विद हरी चैनल पर डाल चुके हैं। लगातार मैं इस बुक को जल्दी से और महत्वपूर्ण चीज़ों को आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी लगातार जो बीए के अंतर्गत जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो जितने भी ग्रेजुएशन के लेवल के जो भी पेपर्स होंगे तो उन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और साथ में लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कूल कॉलेज जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। इसके अलावा मैं इसी चैनल पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करता हूँ, जैसा कि कोई भी नया फॉर्म्स आता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे हो आपका विशेषतः सेंट्रल लेवल के हों, तो उन सभी की मैं जानकारी देता हूँ। हाल ही में जैसे आरआरबी के फॉर्म भी खुले हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। फ़िलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप अपनी कॉपी पेन लेकर जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप अपने इसको ध्यान से सुनेंगे और लगातार इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी मैं दूंगा तो आपको एक कठिन भाषा की तरफ से सरलतम भाषा की ओर ले आने की कोशिश करूँगा। और मैं भी आप ही के साथ तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हूँ, तो लगातार आप सभी का अनुभव और मेरा अनुभव एक साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी को तैयार करेगा। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकाई 2 हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था। इसका नाम है पाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग एवं नवपाषाण युग। हमने पहली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि भाई पाषाण युग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को पहले तो मुख्यतः अलग अलग भागों में बांटा गया है, मुख्यतः समझने के लिए कि जैसे कि भाई हिस्ट्री, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री हमें जो लिखित स्रोत है सिर्फ हमारे पास जो शिलालेख अभिलेख तक ही हम सीमित रहे होंगे। उससे पहले का भी एक इतिहास था जिसको हम प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद हम आधे ऐतिहासिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम ऐतिहासिक की बात करते हैं। तो इसी में प्रागैतिहासिक में जब हम आते हैं, डीप तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो इसी में एक पुरापाषाण काल आता है, एक मध्यपाषाण काल आता है, एक नवपाषाण काल आता है। तो इस तरीके से भी इसको बांटा गया है। तो इसमें पाषाण का क्या अर्थ होता है? पाषाण का अर्थ पत्थर से है। देखो, जो भी शुरुआत हुई, जो भी मानव ने खाने से शुरुआत की हो या लिखने से शुरुआत की हो, एक कॉमन चीज़ आपने पूरी हिस्ट्री में देखी होगी, पढ़ी होगी कि भाई ज़्यादातर पत्थर का यूज़ ही हुआ है। जहाँ कहीं पर भी हो, मानव ने पहले पहिए का निर्माण किया। किससे किया? पत्थर को गोल बनाकर किया। मानव ने शिकार, जो सबसे पहले मानव ने शिकार करने का, जब बेल वगैरह खाने का या जो भी जो शाकाहारी खाना खाते थे, उसके बाद जो मानव मांसाहारी बन गया था, जब निर्भर होने लग गया था, जंगली जानवरों को मारकर खाने लग गया था, तो मानव के पास उनको मारने के लिए जो हथियार नहीं थे, तो जो हथियारों का निर्माण हुआ वो पत्थर से, पहले बड़े पत्थरों से हुआ, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया तो छोटे पत्थरों पर बात आई। धीरे धीरे जितने छोटे पत्थर उतने नुकीले पत्थर बनाए गए और एक शेप, एक आकार देने लग गया मानव। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ पर पाषाण का ही अर्थ समझ रहे थे और हमें आगे भी बढ़ना है, तो इसके लिए हम इस पर डीप तरीके से नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि पाषाण का अर्थ पत्थर से है। ठीक है,
अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। हमने इसके लगातार प्रस्तावना को शायद प्रस्तावना ही एक टॉपिक था जो हमने उस वीडियो में कवर किया था, और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हमने प्रस्तावना में लगातार पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी का हमने लगभग कहा था कि 4.6 अरब वर्ष से अधिक हमारी पृथ्वी की एक आयु हो चुकी है, और मौसम बदलाव के साथ साथ बर्फ़ की मात्रा में जो कमी आ रही है वो संसार के विभिन्न हिस्सों में जो मानव की प्रजाति है का प्रादुर्भाव हुआ। यानी पहले सफ़ेद बर्फ़ की चादर थी पूरे ऑल वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये मौसम बदले तो एक टेम्परेचर जब हाई होने लग गया तो उसमें धीरे धीरे वो चादर पिघलने लगी बर्फ़ की, और एकदम आज भी आप देख रहे होंगे हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर किस प्रकार से पिघल रहे हैं। तो लगातार जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कुछ हाईली गैसेस के कारण कुछ हाई टेम्परेचर होने के कारण और फिर से लगातार वही प्रक्रिया चलती जा रही है, और एक समय आएगा जब हमें ऐसे मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघले हुए दिखेंगे, हिमालय में उतनी बर्फ़ नहीं दिखेगी। तो ये होता, पर ये इतना आसान नहीं है। ये प्रक्रिया जो होती है, ये टेम्परेचर जो बढ़ता है, ये पूरे ऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो बहुत अरबों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है। जबकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है, और 4.6 अरब वर्ष तक अभी तक सिर्फ इतनी ही बर्फ़ पिघली है। आप देख पा रहे होंगे 70% तो पानी ही है पूरे पृथ्वी में। तो ऊपर कहाँ से गया हो पानी, गायब कहाँ से हुआ? पृथ्वी का यूज़ कितना हो रहा है, हम कितना कर रहे हैं? 30% यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि भाई पीने लायक का पानी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल टोटल पानी की बात कर रहा हूँ, ऑल टोटल वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक पर नहीं बैठे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें इस बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में ये भी आता है, ठीक है। फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक पर जाता हूँ। मैं अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पर कहूँगा तो फिर यहाँ पर समय लग जाएगा, और हमने लगातार यहाँ तक हम ये जो मानव विकास की एक श्रृंखला, एक क्रम पर हम नज़र डाल रहे, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस प्रकार से मानव का यही चित्र बताता है कि मानव किस प्रकार से लगातार क्या विकास क्रम रहे हैं मानव के। तो मानव पहले एक बंदर की भांति था, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर धीरे धीरे अब यहाँ पर इसकी प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानव धीरे धीरे ऊपर पहले झुका हुआ एकदम, जो हमारे हाथ थे वो भी पैरों का काम करते थे, और लगातार जिस प्रकार से आप जानवरों को देखते होंगे उसी प्रकार से हम भी थे, और हम भी लगातार इसी तरीके से आगे आगे बढ़ते गए। मानव का जो बौद्धिक विकास है वो भी बढ़ने लग गया, और जो शारीरिक विकास है वो भी सीधा ढांचा होने लग गया मानव का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में भी अच्छे से समझा रखा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जाकर। इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो साथियों उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये शुरुआत अच्छी लगे, अभी तो आप लोग व्यूज़ तो वहाँ पर खैर दे नहीं रहे हो, जितने भी हैं लगातार मैं तो कंटिन्यूसली बना रहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों में से ही, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के कई साथी हैं उनमें से लगातार वो मैसेजेस आए कि हमें वहाँ से पढ़ना है, हमें वो वीडियोस देखनी है आपकी, कैसे लगातार आप इस चीज़ को समझाने का और एक अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो भाई अच्छे के लिए तो हर कोई साथ देता है, हर कोई मोटिवेट करता है आपको कि आगे बढ़े, और कोई ऐसा ही थोड़ा छिछोरिक बुद्धि जिसकी होगी वो थोड़ा उस चीज़ का मजाक उड़ाएगा, लेकिन जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ जीवन में करना चाहता है, तो अब देखिए मजाक हम भी करते हैं, मजाक आप भी करते हैं, सब कुछ लगातार ये संसार की प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान कि मैं यहाँ पर सीरियस हूँ तो मैं लगातार सीरियस ही रहता हूँगा, मैं बहुत मजाक भी करता हूँ, लेकिन कहीं पर जब हमारी पढ़ाई की बात आती है तो ये हमारा मेन वर्क है। अभी हम जिस एज में चल रहे हैं तो हमारा ये मेन वर्क है, और अगर हम अपने मेन
टॉपिक को, जो हमारा महत्वपूर्ण जो ये है जीवन की, जो हमारा महत्वपूर्ण जो कार्य है हमारा, हम अगर इसी को नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी, अपने साथ के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें भी कहता हूँ कि भाई अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार आगे तो हमारी अब तो जॉब करने की उम्र हो जाएगी, फिर उसके बाद जॉब करना पड़ेगा, फिर शादी, बच्चे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि संसार का है ही ये नियम। अगर कोई शादी नहीं करेगा तो उसका दूसरा नियम होगा कि वो अपने जीवन के उस दौर में चलेगा जब लगातार वो उस फेजेज़ में करने की कोशिश करे, जो मतलब जोगी वगैरह की प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी अच्छा विकास है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा बुराई नहीं करूँगा उस चीज़ की। हर चीज़ का एक भाई, अब कोई नहीं करना चाहता है तो उसका एक अच्छी प्रक्रिया है, वो अच्छा सांसारिक जीवन जीना चाहता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाएगा, तो हमें ये देखना चाहिए। चलिए खैर, यहाँ पर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी बातें बातें अपने दिल की और अपने मन की, अपने दिमाग की सोच समझकर मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, और आप लोग भी सोच समझकर ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए। आप जितना रिस्पांस देंगे, जितना वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, उतना मेरे पास एक मोटिवेशन क्रिएट होगा आगे वीडियो बनाने का। तो ज़रूर इस विषय पर ध्यान देने की कृपा कीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारे ये टॉपिक विशेषता है पुरा पाषाण काल। आज हम पुरा पाषाण, हमने टॉपिक में जो लेसन का जो हमने यूनिट का नाम पढ़ा था, उसमें हमने पाषाण काल के आगे सबसे पहले पुरा पाषाण काल को पढ़ा था। तो पुरा पाषाण का हमने समय देखा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है, हाईलाइटेड किया गया है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर। ये 1000 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को यहाँ पर पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुरा पाषाण शब्द के लिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। पुरा पाषाण शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में पैलियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक यूनानी शब्द है। इसमें पहले शब्द पैलियोस का अर्थ पुराना और लिथियोस का अर्थ है पत्थर। इस शब्द का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में किया जाता है, जब मानव पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया करता था। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित संस्कृतियों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसी युग से प्राप्त की जाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में पुरातत्वविदा जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक का नाम प्रीहिस्टोरिका टाइम्स है। पुरापाषाण काल को इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन उक्त काल में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों तथा जलवायु परिवर्तनों के साक्ष्यों पर आधारित है, और इसकी 3 अवस्थाएं निम्नवत है। हम उन अवस्थाओं से पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। पुरा पाषाण शब्द, भाई अगर हम पुरा पाषाण शब्द को देख रहे हैं, टॉपिक में पहली बार समझ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में अपनी ओर से भी एक सरलतम भाषा में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो पुरा पाषाण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पेलियो, एक लिथिक। पेलियोलिथिक यानी पेलियोस का अर्थ होता है पुराना और लिथियोस का अर्थ होता है, ये कह रहे पत्थर। तो पुरा पाषाण, हमने कहा था ना लिथियोस, हमने पाषाण की बात की थी। लिथियोस इट मीन्स पाषाण, और पाषाण हमने कहा था कि क्या है, पत्थर है, पत्थर की बात हो रही है। और अगर हम पुरा उससे पहले लगा रहे हैं, पाषाण से पहले, तो पुरा मतलब पुराना, उससे भी पुराना, ठीक है। और उससे भी पुराने की अगर बात करें तो हम वहाँ पे प्री से पैलियोज से प्री जैसे हम प्री हिस्टोरिक कह रहे थे, तो कि पूरा ऐतिहासिक काल, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे पेलियोज भी कह रहे हैं, और पैलियोज का अर्थ होता है पुराना। तो यहाँ पर उस काल की बात की जा रही है जो कि क्या था, पत्थर से भी पहले, जब हम पत्थर का यूज करना अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, और
जब भी पत्थर का यूज़ हुआ तो पहले एकदम किस प्रकार से पत्थर का यूज करने की शुरुआत हुई, तो हम टोटल मिलाकर इस टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि जो पत्थर की जो प्रक्रिया हुई, पत्थर से ही पहिए का निर्माण होना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, ये रबड़ वगैरह तो अब आ रहे हैं अलग अलग क्या कहते हैं आइटम्स से हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस समय पत्थर से ही हर चीज़ की शुरुआत हो रही थी। आप देख सकते हैं 1865 में पुरातत्वविदा जॉन लुबाक द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया था किसका, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल यानी पैलियोथिक शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो जॉन लुबाक ने अपनी बुक में किया था। इनकी बुक का नाम था प्रीहिस्टोरिका टाइम्स। ठीक है, पुरापाषाण काल को इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं किस प्रकार से यह 3 अवस्थाएं हैं और ये जो अवस्थाएं हैं वो किस आधार पर तय की गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यह विभाजन उक्त काल में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों, मैंने कहा था ना कि पत्थर के बाद क्या उपयोग हुआ, पत्थर से पहले क्या उपयोग कर रहा था इंसान, किस प्रकार से अपना खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, किस प्रकार से रहने सोने की व्यवस्था कर रहा था। जलवायु परिवर्तन, मौसम बदलाव की बात की थी कि मौसम बदलाव के आधार पर भी होगा। पहले एकदम सफ़ेद चादर से ढका हुआ था पृथ्वी का क्षेत्र, फिर धीरे धीरे पिघला, तो किस प्रकार से मौसम में बदलाव आप देखते हैं। क्लाइमेट चेंजिंग आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लगातार एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें यह भी समझने का प्रयास करना चाहिए, हमें उसके पीछे का इतिहास समझने का प्रयास करना चाहिए। और इतिहास के अंतर्गत अगर हम पुरापाषाण काल टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें अगर हम जलवायु परिवर्तन को पढ़ रहे हैं तो हम अपने करंट के टॉपिक को भी यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। इतना आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो करंट का टॉपिक है हम इसी का एक स्टैटिक पार्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट के लिए भी यह मजबूती प्रदान करने की कोशिश करेगी ये वीडियो। आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। तो निम्न पाषाण काल जो कि 6 लाख 6 लाख ईसा पूर्व से और 1,50,000 ईसा पूर्व, सॉरी 1,10,000 लाख, हाँ 1,50,000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर का समय दिया गया है। फिर मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं अपने मतलब कॉन्फिडेंस को ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को उतने ही अच्छे से प्रयास करूँगा समझाने का, क्योंकि मैं भी आपके साथ का हूँ। तो इतना वो नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ लगातार जब आपके सामने आता हूँ, आप लोगों के लगातार यहाँ पर बोलने का प्रयास करता हूँ। तो लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और अच्छे से प्रयास करने की। धीरे धीरे जो भी वीडियोस आएंगी वो अच्छी आएंगी, कोई कमज़ोर वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मध्य पुरापाषाण काल यहाँ पर 1.5 लाख ईसा पूर्व से और 35,000 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया है, और ऊपरी पाषाण काल का समय 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के समय को बताया गया है। ईसा पूर्व और ईस्वी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में होता है, क्योंकि ईसा मसीह जी के जन्म के पहले की समय को कैलेंडर में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया तो उसमें बताया गया। और फिर उसके बाद ईस्वी की बात अगर हमने की तो ईस्वी एक बढ़ते हुए क्रम, यानी जो उनका जन्म के समय की बाद की, जन्म के समय के पहले ईसा पूर्व, जन्म के समय के बाद ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से बांटा था। तो जो पहले का होगा वो माइनस में चलता है, तो वो पीछे के लिए चलता है। जैसे 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक, जैसे 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व तक, 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। अगर ईस्वी होता तो 10,000 ईस्वी से 35,000 ईस्वी की बात की हुई होती। तो ये भी मैंने पहले वाली वीडियोस में समझा रखा है अच्छे तरीके से। आप पहली वीडियो को देखना, पहली वीडियो में मैंने यही चीज़ें समझाई थी।
यहाँ पर लिखा हुआ है, साक्ष्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पुरापाषाण काल का अधिकांश हिस्सा हिम युग के अंतर्गत गुजरा है। संभवतः है आज से कोई 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई होगी, परंतु भारत के संदर्भ में यह युग 6 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक पुराना पुराना नहीं प्रतीत होता। दरअसल स्थिति का निर्धारण महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, जो कि भारत से खोजे सबसे प्राचीन पुरापाषाण कालीन स्थलों में से एक है। इस स्थल से हस्त कुठार, हैंडेक्स, क्लीवर, विदारणी, चौपड़, खंडक, स्क्रैप्स और आदि उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से भारत में जो खोज हुई थी, जो यहाँ पर प्राचीन पुरापाषाण काल स्थलों में से जो एक कौन सा सबसे पहला था, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थान से यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे पुरापाषाण काल के। और क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। हस्त कुठार जो हाथ से बनाई हुई एक कुठार आपने देखा होगा घर में होती है, जो क्या कहते हैं, जो हमारे संग्रहण करने के लिए, अनाज का संग्रहण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लीवर, विदारणी, चौपड़, चौपड़ जो खंडक जो बिछाया रहता है आपने सोने के लिए वगैरह, खुरचनी आदि उपकरण हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और बाकी आप देख सकते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं कि इसको मतलब विश्व के स्तर पर बताया गया है कि जो पुरापाषाण काल का जो अधिकांश युग था, हिस्सा था, वो हिम युग के अंतर्गत गुजरा। हिम युग मतलब हम उसको बांट रहे हैं। हमने कहा था ना कि सफ़ेद चादर से ढका हुआ था ऑल वर्ल्ड, तो हम उस समय मतलब उस समय एक मौसम बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रहा था पृथ्वी का, एक हमारे पास एक ज़मीन का एक स्थल प्राप्त हो रहे थे, धीरे धीरे ज़मीन प्राप्त हो रही थी। और मानव भी उस समय कोई ज़्यादा वो नहीं था, एक्टिव नहीं था। मानव तो खैर अपने लिए भोजन ही पेड़ पौधों से, और मानव की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, वो तो काफ़ी पहले की बात है। अब तो धीरे धीरे फिर उसके बाद एक शुरुआत हुई जब आपने देखा होगा डायनासोर का जो समय काल था वो पूरा हुआ। फिर उसके बाद मानवों ने अपनी प्रगति करना शुरू किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से कोई 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई होगी। ठीक है, संभव तो लगाया जा सकता अंदाज़ा, क्योंकि हिस्ट्री में भाई अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको कहीं भी डेट और ये ईयर्स दिखें और बहुत पहले की बात की हुई हो, यानी आप देखें, आप अगर पूरा पाषाण काल या पाषाण काल ऐसी प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा आपको ईयर्स पर फोकस नहीं करना है। ज़्यादा आपको ईयर्स यानी साल कि इतने वर्ष, इतने सन ईस्वी या ईसा पूर्व वाले सालों में लगभग आप लगा सकते हो। अब जब भी आप पेपर में लिखें थोड़ा उसके आसपास हो, इतना नहीं है कि आपको डिट्टो करना है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए फोकस करने की कोशिश करोगे और वहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा जब यूज़ हो जाएगा तो उससे आपको एक इस सब्जेक्ट के प्रति और भी बोरियत आने की कोशिश लगेगी। आपको लगेगा कि और भी ज़्यादा बोरियत आ रही है, तो आपको वहाँ पर इतना फोकस नहीं करना है। आपको धीरे धीरे आगे आना है। जब आप मध्य इतिहास में पहुंच जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास में पहुंच जाते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में, तो आप वहां पर देखेंगे कि लगातार वहाँ पर आप ये सन वगैरह याद कर सकते हैं, ईयर्स याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगातार हम उपकरणों का भौगोलिक वितरण की अगर बात करें, मैं यहाँ पर लगातार अब थोड़ा सा लंबा लंबा इसको खींचने का प्रयास करूँगा, लंबा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, एक जो आपके लिए एक लेक्चर हो जाए आधा घंटे का, तो कम से कम लेक्चर होना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे 45 मिनट की ओर हम बढ़ेंगे और एक समय पर हम इसको कितना 1 घंटे तक का ले जाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगातार दूसरा टॉपिक है हमारा उपकरणों का भौगोलिक वितरण, तो हम इसको पढ़ने का पहले प्रयास करेंगे। इस काल के प्राचीनतम उपकरणों के साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप के ओल्डुवई गर्ज से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही यह मोरक्को तथा लगभग पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर पाए गए हैं। इनमें फ्रांस के सोम घाटी में स्थित अब्बेविल
जहाँ से हस्तकुल्हाड़ियों की प्राप्ति हुई। इंग्लैंड में थेमस नदी पर स्थित स्वान्सकोम्ब, फ्रांस का अमीन्स, जर्मनी का स्टेनहीम, हंगरी के वल्टीजोलुस गुफा प्रमुख हैं। एशिया महाद्वीप में साइबेरियाई क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी प्रदेश से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। चीन में बीजिंग के समीप झाऊ तेन गुफा में तो उस काल के मानव के उपकरण तथा आग के प्रमाण भी मिले हैं। तो आप यहाँ पर लगातार इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले ही अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ जो जो महत्वपूर्ण है। आप रेड कलर में अंडरलाइन को देख पा रहे होंगे, जैसे कि सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो जो मैंने यहाँ पर बताया कि भाई इस काल कि ये कह रहे हैं कि जो भौगोलिक वितरण भी तो प्राप्त हुए होंगे ना इससे, तो किस प्रकार से भौगोलिक चीज़ें हमें प्राप्त हो रही थी। तो ये कह रहे हैं कि भाई अफ्रीका महाद्वीप के ओल्डुवई गर्ज से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो प्राचीन तब उपकरणों की सबसे पहले एक शुरुआत हुई कि यहाँ से हमें भौगोलिक चीज़ें भी प्राप्त होनी शुरू हुई। बाकी मोरक्को से यूरोपीय महाद्वीप में प्राप्त हुए। फिर इसके अलावा फ्रांस की सोम घाटी से प्राप्त हुए। अब्बेविल हस्तकुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त हुई और इंग्लैंड में थेमस नदी पर स्थित स्वान्सकोम्ब, फ्रांस में अमीन्स की गुफाएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो ऐसी नेचुरल ज्योग्राफिकल चीज़ें हमें प्राप्त हुई। और आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में साइबेरियाई क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी प्रदेशों से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। चीन में बीजिंग के समीप झाऊ तेन गुफा भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। मेतुकाल के मानव के उपकरणों की जो प्राप्ति हमें हुई, तो आप देख सकते हैं लगातार कि आज से 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। 20 लाख वर्ष पहले की बात, एक समय से 20 लाख ईसा पूर्व की बात हो रही है। और उस समय भी चीन में जो बीजिंग के समीप, जो चीन की अब राजधानी है, उसके समीप झाऊ तेन गुफा हमें प्राप्त हुई थी और वहाँ से मानव के उपकरण और यहाँ तक कि आग के प्रमाण तक प्राप्त हुए थे। ठीक है, उस समय पर। तो आप लगातार देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों से प्रापाषाण युगीन उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप से भी मिले हैं। जैसे कि पहले तो पाकिस्तान हमारे ही साथ था ना, 1947 14 अगस्त 1947 तक तो हमारे साथ था। रात 12 बजे के बाद विभाजित हो गया था। मतलब तैयारी तो पहले से थी। तैयारी तो 1909 से एक सांप्रदायिकता के आधार पर एक लड़ाई छिड़वा दी थी। ठीक है, बाकी माल्य मिंटो एक्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ, आगे भी आप पढ़ोगे तो देखोगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हम पर एक अपनी बुद्धि से, एक फिजिकली तो वो हमसे लड़ नहीं पाए, फिजिकली वो हमसे लगातार हारते गए और जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हमारा लगातार अब घटता हुआ क्रम शुरू हो गया है भारतीय उपमहाद्वीप पर, हम बिल्कुल भी हम इनको गुलाम नहीं रख सकते हैं। यहाँ बड़े इतने साहसिक योद्धा रहे, इतने दिमागदार योद्धा रहे, अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने उन्हें कमज़ोर करने की, झकझोर करने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की यहाँ से। तो इतनी गुलामी, इतनी प्रताड़नाओं के बाद भी हमारे भारतीयों का, हमारे पूर्वजों का, अपना हमारे जो समस्त भारत के महान क्रांतिकारी वीर रहे, उनका इतना दिमाग चला, किसी का हाथ पैर चला, किसी का दिमाग चला, किसी ने जिस प्रकार भी चलाया, सबका एक ही मोटिव था कि हमें आज़ादी चाहिए। और जो आज़ादी जब हमें अंग्रेज़ों से मिली तो उन्होंने जाते जाते भी हमारी वो आज़ादी का एक परिणाम ये रखा कि उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का पूरा प्रयास किया और उनके अथक प्रयासों से पाकिस्तान जैसा देश बना। और आज वही हरकतें पाकिस्तान करता है, आज वही हरकतें पाकिस्तान के दिल, मन और दिमाग में बैठी हुई है जो भी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उस समय पर सिखाया होगा। सॉरी, आप सभी तक अगर पूरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो लगातार धीरे आप
थोड़ा सा आवाज़ कम होने का एक थोड़ा सा माइक सिस्टम यहाँ पर थोड़ा लो जा रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा होगा। बाकी मैं ज़रूर इसको सही करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम इस टॉपिक को पूरा कर देते हैं, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। आधे घंटे का पूरा समय भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में अड़ियाल, बड़वाल, चौंथरा जैसे स्थलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कश्मीर में पहलगांव आप देख रहे होंगे, कुछ समय पहले की घटना के बारे में आपको भली भांति प्रकार से पता होगा, तो उसी पहलगांव की बात हो रही है। पहलगाम से हस्त कुठार, जो भी मैंने पहले समझाया था क्या है हस्त कुठार, के साक्ष्य मध्य प्रदेश में भीमबेटका से आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से सबसे पहले जो चित्र के जो इमेजेस के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, बनाने के कला के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से ही इसकी शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र, उड़ीसा के वैतरणी, ब्रह्मणी और महानदी का डेल्टाई क्षेत्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के साथ साथ समस्त भारत से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा प्रदेश से इस काल के मानव अवशेष प्राप्त भी हुए हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो पुरापाषाण कालीन समस्त साक्ष्य नदी घाटियों से ही प्राप्त हुए हैं। नदियों से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, घाटियों से भी प्राप्त हुई, यानी जोग्राफिकल जो नेचुरलिटीज़, जो थिंग्स रहीं, जो चीज़ें रहीं, वस्तुएं रहीं, तो उनसे काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ। इसके पीछे संभवतः यह कारण रहा होगा कि तत्कालीन समाज में जीवन जीने के लिए पानी और पत्थर दोनों आवश्यक थे, और पत्थर मैदानी क्षेत्रों में आसानी से सुलभ भी थे। ठीक है। और जो कि पहली हड़प्पा जो सभ्यता ही पाई गई, वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले शहर की ही एक शुरुआत हुई, और शहर जो लगातार शहर बने, वो किससे बने होंगे? गांव से बने होंगे। तो ऐसा लगता है कि एक विकास क्रम जैसे आज चल रहा है गांव से शहरों की तरफ। अब आप देख रहे होंगे गांव भी शहरीकरण गांव में भी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक समय काल पहले दौर में भी था, पहले ज़माने में भी था, कि वो भी इसी प्रकार से गांव की तरफ से शहर की तरफ के लिए बढ़ रहे थे। इससे आगे हम इस टॉपिक को आगे शुरू करेंगे। अगला टॉपिक हमारा औजार बनाने की तकनीक से जुड़ा हुआ होगा, और उस टॉपिक में मैं और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। आई होप आपने जितना भी समझा होगा, जितना भी इस वीडियो को देखा है, आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने मुझ पर विश्वास किया है, और आपने मुझे आधे घंटे से ज़्यादा समय देने की कोशिश की है। आप सभी का लगातार मैं आभार प्रकट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य साथियों तक भी वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन डाउन पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट समय में, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको इतना समय देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने साथ साथ मेरी भी और भी तैयारी मजबूत हो, और आप लोगों की खैर हुई, यही मेरा एक मोटिव है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।